नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। डीएसए बिजनेस जबरदस्त बिजनेस है या नहीं है? यहाँ पर फायदा होता है या नहीं? तो क्या वो आसान है या नहीं है? एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है? ये जाने बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल। तो मैं आपको 6 फैक्टर्स बताने वाला हूं, जो 6 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये इसके कारण फायदा या नुकसान होता है। दूसरा, आप इसको करने के काबिल है कि नहीं है, जो आपके लिए पॉसिबल है। सबसे पहला फैक्टर है रेगुलेटरी फैक्टर। इसका मतलब ये कि आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन, सेबी के रूल्स रेगुलेशन, ये सारे एप्लीकेबल होते हैं बैंक्स के ऊपर में। बैंक्स और एनबीएफसी के ऊपर में आरबीआई तो कंपलसरीली एप्लीकेबल होता है। तो ये सारे जगह पे अगर लिबरल पॉलिसी है कि डीएसए आराम से, डीएसए से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन आरबीआई लगाता है उसमें गाइडलाइन भी दिया रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट का ड्राफ्ट भी दिया रहता है जिसको फॉलो करना रहता है। अगर वो आसान है तो लोगों के लिए परेशानी नहीं है और लोग आराम से उसमें उस बिजनेस को कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इवन बैंक और एनबीएफसी को भी फायदा होता है, क्योंकि अगर लिबरल पॉलिसी रही आरबीआई की तो आसान रहता है। अभी पॉलिसी लिबरल है कि नहीं इंडिया में? एकदम लिबरल है, आराम से काम किया जा सकता है। यहां तक कि वो पूरा इंटरफेस कनेक्शन दे रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट डीएसएस को, ताकि वो डायरेक्टली उनके साथ में बिजनेस कर पाए। डिजिटली बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो जा रही है। दूसरा है बैंक्स और एनबीएफसी का कॉम्पिटिशन। काफी सारे बैंक्स हैं, काफी सारे एनबीएफसी हैं। किसका हम लोगों को डीएसए लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए, आप जानना चाहते हो ये सब नो? अगर हाँ तो फिर नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये कश्मकश एक वो फैक्टर है जिसके कारण हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किसका लेना है और किसका नहीं लेना है। और जब भी आप जानते ही हो, जिसका हम लोग ले लेते हैं उसके बाद अगर कहीं दूसरे में कोई थोड़ी सी भी ज्यादा सुविधाजनक ऑफर रहती है तो हमको ऐसा लगता है अरे यार ये क्यों नहीं लिया, ये लेना चाहिए था। तो कंपटीशन से अगर आपको जीतना है तो तीसरा पॉइंट आपके काम आता है नॉलेज और एक्सपर्टाइज। प्रोडक्ट में नॉलेज और एक्सपर्टाइज, और जो फ्रेमवर्क है उसमें नॉलेज और एक्सपर्टाइज, डॉक्यूमेंट में नॉलेज और एक्सपर्टाइज, कनेक्शन में नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, और ऑपरेट करने में नॉलेज और एक्सपर्टाइज। ये सारी चीज नॉलेज और एक्सपर्टाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, मैं तो कॉमर्स वाला हूं नहीं, तो फाइनेंस में कर सकता हूं कि नहीं? कॉमर्स की कोई जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है। अगर आप कॉमन सेंस वाले हो और पूरे इंटरेस्ट के साथ में बिजनेस करने का प्रयास करना चाहते हो तो आप सारी चीजों को सीख सकते हो, क्योंकि वहां पे लर्निंग, ट्रेनिंग और सोर्सिंग, ये सब चीज आप जिससे कनेक्ट होते हो उनकी भी लायबिलिटी रहती है कि अपने डीएसए को डेवलप कराना। आपको डेवलप करने की लायबिलिटी उस बैंक की, उस एनबीएफसी की भी रहती है। उनको सपोर्ट करने का पूरा उनका विचार होता ही है और उनको करना ही पड़ता है, तब जाके आप डेवलप हो गए। और आप डेवलप होने का मतलब उससे 100 गुना ज्यादा वो बैंक और वो एनबीएफसी भी डेवलप हो रहा है। तो नेटवर्क एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग को स्ट्रांग हम लोगों को रखना चाहिए 3 लोगों के साथ। एक जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ताकि जिनका भी हमने काम करके दिया उनके साथ हमारे टर्म्स अच्छे रहें और उनसे रेफरल लिया जा सके। दूसरा, जो न्यू प्रोस्पेक्ट हैं जिनके साथ में हम लोग बात कर रहे हैं, डीलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ में हमारा नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहना चाहिए। और तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अब आप कस्टमर तो ले आए, सारा व्यवस्था हेल्प तो कर रहे हो, लेकिन जो बैंक और एनबीएफसी है वहां पर भी आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहना चाहिए, नेटवर्किंग बहुत अच्छा रहना चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छा रहना चाहिए। कहीं पर कोई काम अगर फंस रहा है तो फिर आपके पास में ऐसे लोग होने चाहिए जो जानते हैं कि दीपंकर सर बहुत बढ़िया हैं और ये बोल रहे हैं, मतलब इनकी बात सुननी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। कहीं अगर प्रॉब्लम है तो फिर वो सामने से उठ के आने चाहिए, नहीं सर मैं हेल्प कर देता हूं। और यह सब पॉसिबल कब होता है? जब आप नॉर्मल वर्किंग से एक स्टेप ऊपर जाए। किसी को भी अगर आप हेल्प करने का एटीट्यूड रखोगे तो आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन इतना काफी नहीं है। 5वां पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस, क्योंकि ये जो बैंक और एनबीएफसी हैं इस पे आरबीआई के बहुत सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज एप्लीकेबल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। डॉक्यूमेंटेशन आसान नहीं होता। अगर आप कस्टमर को बोलोगे कि फॉर्म भर दो, बेचारा नहीं भर पाएगा, आपको उसका हेल्प करना पड़ेगा। कस्टमर को बोलोगे डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट में लेकर आ जाओ, नहीं ला पाएगा, वो रॉ डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएगा। कहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत है, कहाँ पर हम लोगों को उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न को किस तरीके से चाहिए, क्या उसमें कंप्यूटेशन भी चाहिए, क्या बैलेंस शीट भी चाहिए, कि खाली सैलरी स्लिप से काम बन जाएगा। अगर है और वो नहीं आ पा रहा है, टाइम लग रहा है, आपको आदमी भेजने की जरूरत पड़ेगी या फिर उनसे कम्युनिकेशन करके उनसे स्कैन मंगाने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोसेस को फास्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको डीएसए का बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस का कंप्लीट नॉलेज भी होना चाहिए। और साथ ही साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर की लगातार मदद करते चले जाएं। 6th और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर, जहां पर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट स्टेबिलिटी है। और कई बार क्या होता है, आरबीआई का रेपो रेट
और आरबीआई के नए रेट्स का डिक्लेरेशन आने वाला रहता है, तो उसके हिसाब से जहां बड़े लोन रहते हैं ना, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो। नॉलेज और एक्सपर्टाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कोई कस्टमर आपके पास आया, बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और ये 10 लाख रुपए मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो आपने कहा कि पर्सनल लोन में मेरे पास में जो बैंक है वो पर्सनल लोन देता नहीं है, लेकिन आपने कोई एडिशनल प्रश्न पूछा नहीं, आपके पास में और दूसरा ऑप्शन हो सकता है, आपने देखा नहीं कि नॉलेज और एक्सपर्टाइज का गड़बड़ी है। क्योंकि अगर आपने उससे पूछा कि सर 10 लाख क्यों चाहिए, बोले मुझे 10 लाख लेना है पर्सनल में और गाड़ी खरीदना है, सर उसके लिए तो व्हीकल लोन अवेलेबल है ना, मैं आपको दिलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास पेपर केवल 2 साल का है। बोले 2 साल का तो है ना, उससे पहले वाला मैं कंप्यूटेशन बनाकर उस पर सर्टिफिकेशन करवा के मैं इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। तो नॉलेज और एक्सपर्टाइज क्या करता है, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करता है, जनरेट करता है, आपको पता रहेगा कौन सा लोन किस में एडजस्ट हो सकता है, कहाँ से पैसे मिल सकते हैं। अगर आपको पर्पस पता चल जाए तो हो सकता है 12% के लोन को आप 11.5% में कस्टमर को दिलाने में कामयाब हो जाओ, या फिर जो लोन नॉर्मली आपको लग रहा है सुन के कस्टमर ने मांगा और आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन कोई एनबीएफसी उसी टाइप का लोन आसानी से दे सकता है। तो आपके पास में अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज का पूरा नॉलेज है, आप भी जीतोगे, कस्टमर को भी जिता सकते हो। अब आते हैं कि क्या डीएसए बिजनेस में फायदा है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है कि नहीं, ये जानने के लिए मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका भी पूरा डीएसए प्रोसेस मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें उसने क्लियर लिखा हुआ कि 0.6% आपको टर्नओवर का जितना भी आप लोन डिसबर्समेंट कराओगे आपको मिलने वाला है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो आप 10 लाख रुपए का काम करते हो, तो उसमें 0.6% मतलब 6,000। अगर 1 करोड़ का काम करते हो तो 60,000। आप सपोज कि आप दौड़ के बहुत मेहनत कर ली, बस 30,000 रुपीज बचा। अब इसी 30,000 को अगर आप 2-4 महीने के अंदर इन्वेस्ट करके एक और बंदे को रख लेते हो जो कि आपके साथ में मार्केटिंग का काम कर पाए, और उसी 1 करोड़ को हम लोग 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर लेते हैं, तो अब हमको 90,000 रुपीज मिलेगा। और हो सकता है कि वो एडिशनल एक्सपेंडिचर नए जो लड़के अपन ने रखे उस पे खाली 10,000 रुपए लगा या 15,000 भी लगा, तब भी 15,000 रुपए बच गया। पहले 30,000 आपकी सेविंग हो रही थी, अभी 45,000 सेविंग हो रही है। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि जिसको भी मैं एडिशनली रखूं, पहला तो शुरुआती मेरा बिजनेस प्रॉफिट में आना चाहिए। इसका मतलब मैं उतना काम कर लूं, उतना कमीशन कमा लूं कि मेरे ऑफिस के खर्चे निकालने के पास बाद में मेरे पास में कम से कम 20,000 रुपीज बचना चाहिए। उसके बाद आपको प्रयास करना है कि मार्केटिंग के लिए नए लोगों को ऐड करते जाना है, और अगर मार्केटिंग का पर्सन अच्छा आपने ट्रेन कर दिया और बढ़िया काम करने लगा, 1 करोड़ वो भी लेकर आने लगा और उसको 20,000 भी देना पड़ रहा है, तो आप ये समझ लो कि 40,000 आपको सेव हो रहा है। जैसे आपकी सेविंग बढ़ी, तुरंत क्या करिए, एक ऑपरेशन वाले एक बंदे को रख लीजिए जो कि डॉक्यूमेंटेशन वाले काम को बहुत एक्सपर्टाइज से मुस्कुराते हुए काम से कर पाए। उसको अगर आप 10,000 और पे कर लेते हो तो जो एडिशनल 1 करोड़ है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, और ये जैसे ही ट्रेंड हो जाते हैं तो अगले 1 करोड़ पे भी काम कर पाएंगे। इसी तरीके से आपको अपने इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, अपने जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी साथ में बढ़ाते रहना पड़ेगा। उनको एक फिक्स सैलरी भी दीजिए, उसके साथ में उनको इंसेंटिव भी दीजिए। जितना अच्छा काम करते हैं उतना अच्छा पैसा देने का प्रयास करिए। डीएसए बिजनेस में लॉस होने की संभावना नहीं होती, फ्रस्ट्रेट होने की संभावना होती कि आप क्लाइंट को सोर्सिंग नहीं कर पा रहे हो, क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, क्लाइंट को समझा नहीं पा रहे हो, क्लाइंट को डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे काम है प्रोसेस में डीएसए के, जिसपे आप कॉन्फिडेंट अगर नहीं हो तो थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन इंटरेस्टेड और सीखने का मन रखते हो, जबरदस्त बिजनेस होने वाला है। अगर आप जबरदस्त बिजनेस करना चाहते हो तो डीएसए को ठीक से समझिए जरूर। अगर डीएसए का ट्रेनिंग चाहिए ऑनलाइन 30 डेज का, तो तुरंत दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। अब भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, आप जुड़ जाइए और सीख लीजिए। अनलिमिटेड प्रश्नों के उत्तर मुझसे लीजिए। इतना ही नहीं, अगर आप ये कमेंट करते हो कि सर डीएसए के सारे एक्टिविटीज का प्रोसेस डालिए, तो मैं जरूर उसके लिए वीडियो बनाने पे विचार करूंगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।